एडमिनिस्ट्रेशन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे पुलिस प्रशासन के बारे में बताया था, जो विभिन्न पद थे। आपका डिप्टी सुपरिटेंडेंट का पद था, जेल सुपरिटेंडेंट के पद थे, सुपरिटेंडेंट एक्साइज डिपार्टमेंट के पद थे। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के बारे में बताया था। इसके बाद जो आपके सैनिक प्रशासन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो पद थे, उसके बारे में हमने जिक्र किया था। उसमें ARCS से लेकर के जिला नियोजन पदाधिकारी, बिहार फाइनेंस सर्विस, सब इलेक्शन ऑफिसर, अलग अलग सर्विसेज के बारे में हम लोग जिक्र किए थे। जिला प्रशासन के बारे से पहले हम लोग एक प्रखंड प्रशासन के बारे में आज चर्चा करेंगे कि प्रखंड प्रशासन कैसे चलता है, वहाँ पे कितने तरह के पद होते हैं। आप लोग जो वाकिफ होंगे BDO और CO के प्रखंड में एक दो ही पद होता है। मतलब जनरली आमतौर पे अगर पूछा जाए कि कितने पदाधिकारी होते हैं, तो जो आमतौर पर है कि दो ही पद के जिक्र होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप जिस तरह से जिला में कुल 45 पूरे बिहार सरकार का 45 विभाग अभी वर्तमान में संचालित है, उसी प्रकार से प्रखंड स्तर पे भी अन्य विभागों के पदाधिकारी होते हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में जो BDO होते हैं, वो ग्रामीण विकास विभाग, RDO, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारी होते हैं। और CO जो होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारी होते हैं। उसी तरीके से प्रत्येक विभाग के अपने अपने पदाधिकारी होते हैं, जो कि प्रखंड में पदस्थापित हैं। उनका काम होता है कि उस विभाग का जो भी कार्य है या जो भी योजनाएं हैं, वो संचालित अगर सही। सचिन अपना माइक बंद करेंगे, सचिन अपना माइक बंद करिए। तो जो भी कार्य जो भी योजना चल रही है, संचालित योजनाएं है, उसके बारे में अलग अलग पदाधिकारी जो होते हैं, विभागीय पदाधिकारी, उनकी जिम्मेवारी होती है कि उसको कर्तव्य निर्वहन करें। अब उसमें ये समस्या होती है कि कोऑर्डिनेशन कैसे हो। तो अभी भी वर्तमान में जो प्रखंड स्तर पे जो भी कोऑर्डिनेशन होती है, जिला स्तर से एक जिला स्तरीय पदाधिकारी होता है। कोई भी मतलब जिला स्तरीय रैंक के कोई भी हो सकता है, DPRO हो सकते हैं, DDC सर हो सकते हैं, DCLR सर हो सकते हैं, या PGRO सर हो सकते हैं, SDC हो सकते हैं, सीनियर डिप्टी कलेक्टर। तो जिला स्तर से एक पदाधिकारी प्रत्येक प्रखंड के लिए नियुक्त किए जाते हैं। उनके पर्यवेक्षण में, उनके सुपरविजन में ही सारी चीजें की बैठक होगी, और प्रत्येक विभाग के जो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी है वो आएंगे और अपनी अपनी योजनाओं, सभी योजनाओं की समीक्षा की जाती है। अभी वर्तमान में, अच्छा मेरा ही आ रहा है, सॉरी। अब ठीक है आवाज? अब नहीं जा रहा ना आवाज? नहीं सर, नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अलग अलग विभाग का अलग अलग पदाधिकारी होते हैं, और जो जिला स्तरीय पदाधिकारी होते हैं, उसकी जिम्मेवारी होती है कि उनके पर्यवेक्षण में एक बना हुआ है प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति। उसके सदस्य सचिव अध्यक्ष होते हैं, जो जिला स्तर के पदाधिकारी होते हैं वो होते हैं, और सदस्य सचिव BDO होते हैं। उनके निगरानी में ही जितने भी प्रखंड स्तरीय, मतलब महीने में 2 बार मीटिंग होती है, और विभिन्न विभागों की जो भी योजनाएं हैं उसकी समीक्षा की जाती है। और बाकी प्रत्येक प्रखंड में, मतलब प्रखंड के जो भी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है कि जो भी योजना है उसको संपूर्ण रूप से संचालित करें। अब ऐसे पहला पद मान लिए, इस बार तो पद नहीं है RDO का, RDO का ही प्रमोशन होकर के BDO बनते हैं, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, या उसका पद का नाम है RDO, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्रामीण विकास पदाधिकारी। तो उनका ही जब वो प्रमोशन होता है, या वर्तमान में जैसे प्रभारी BDO के रूप में भी रहते हैं, लेकिन पहले होता था कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हुआ करते थे BDO। अभी ग्रामीण विकास विभाग के पदाधिकारी ही BDO होते हैं, लेकिन उनकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है वो सबसे पहले RDO के रूप में होती है, और वही प्रमोट होकर के BDO के रूप में प्रभार लेते हैं, या प्रभारी भी होते हैं, या कई जगह पूर्ण रूप से प्रभार भी लेते हैं। अब रही बात की प्रखंड विकास पदाधिकारी का क्या क्या कार्य दायित्व थे। उनके पास बहुत सारे कार्य होते हैं,
दोनों जैसे आप ये चीज समझिए कि जब प्रखंड का बात होता है तो प्रखंड और अंचल ये दोनों एक पैरेलल है। इससे पहले हम लोगों ने जिक्र किया था क्लास में, उसका नाम है प्रखंड स अंचल कार्यालय। प्रखंड के जो आप बॉस कह सकते हैं, वीडियो होते हैं, ग्रामीण विकास पदाधिकारी। अंचल के सीओ होते हैं, अंचलाधिकारी, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफिसर। दोनों का कार्य एवं दायित्व कार्य क्षेत्र अलग अलग है। जब हम लोग सीओ पे आते हैं तो सीओ का दायित्व क्या होता है कि उस प्रखंड में जितने भी राजस्व ग्राम है या जितने भी आप कर सकते हैं ग्राम पंचायत है, वहाँ पे जो भी जमीन से राजस्व आता है वो राजस्व उसकी वसूली करना, या जहाँ बंदी के काम होना, परिमार्जन होना, वर्तमान में सर्वे का काम हो रहा है, किसी विभागीय कार्य के लिए जमीन का उपलब्ध करवाना, जैसे पंचायत सरकार भवन वही बन रहा है, WPU अपशिष्ट प्रबंधन इकाई बन रहा है, उसके लिए जमीन उपलब्ध कराना। लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी का क्या दायित्व है? इनका दायित्व क्या है? जो भी डेवलपमेंटल कार्य होते हैं प्रखंड में, अब मान ली कोई भी योजना संचालित होती है, जैसे कि आपका पेंशन का योजना है, आवास का योजना, इंदिरा आवास योजना था, अभी उसका प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन SBM, उसको बिहार सरकार का जो फॉर्मेट है, बिहार सरकार कौन सी योजना ला रखी है SBM के तर्ज पे? कौन सी योजना है? जल जीवन हरियाली, ये लोहिया, बिहार लोहिया, लोहिया हाँ, स्वच्छ भारत अभियान। लोहिया LSB है, लोहिया स्वच्छ भारत कहाँ से आ गया? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, LSB है, ठीक है। यस सर। SBM के तर्ज पे अभी SBM 2.0 चल रहा है, उसी के तर्ज पे बिहार सरकार ने LSBA योजना लाया, अभी 2.0 चल रहा है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। तो इसको आप लोग जानेंगे। और इसके अलावा और जन्म मृत्यु का काम होता है। अभी वर्तमान में प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी होते हैं, उनके द्वारा एक सारा रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद लास्ट अप्रूवल जो 21 डेज के बाद का है, अगर सपोज करिए कि किन्हीं का जन्म हुआ और जन्म के 21 डेज में ही बनवा लिए सर्टिफिकेट, तब तो प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी उस क्षेत्र उस प्रखंड के जो ब्लॉक स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर होते हैं वही करते हैं, अन्यथा क्या करेंगे? बीडीओ साहब के जिम्मे होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रखंड स्तर पे अन्य बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं, सभी का अलग अलग कार्य दायित्व है। और उसमें हम लोग को कौन कौन से कुछ इंपोर्टेंट पद के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो ये BDO, CO, BPRO हैं, BWO ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर हैं, ब्लॉक एग्रीकल्चर, ये सब लिख लेंगे कि प्रखंड पे कौन कौन पद होते हैं। और उसमें अभी वर्तमान में BPSC से कौन कौन सी नियुक्ति हो रही है। जैसे आपका RDO की नियुक्ति होती है जो BDO बनते हैं, RO की नियुक्ति होती है जो CO बनते हैं, BPRO की नियुक्ति होती है तो BPRO ही होते हैं। इसके अलावा आपका BW है, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर है, और ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की तो BPSC से नियुक्ति नहीं होती है। या BCO हैं, ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, इनकी नियुक्ति BPSC से होती है। BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, इस तरह से और बहुत सारे पद हैं। CDPO हैं, BPM ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, जीविका उसका नाम है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर BPM। तो ये कौन होते हैं? मतलब जीविका के होते हैं। एक होता है PO प्रोग्रामिंग ऑफिसर, जो मनरेगा के होते हैं, कार्यक्रम पदाधिकारी। BPSC से भी नियुक्ति जो होती है कुल 5-6 पदों पे होती है। बाकी अभी नियुक्ति अलग अलग चीजों से, जैसे मनरेगा का है तो वो MBA क्वालिफाई होना चाहिए। जो जीविका के BPM होते हैं उनकी नियुक्ति अलग तरीके से होती है। जो BEO है, प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति BPSC ही लेती है, लेकिन अलग जो सामान्य सिविल सर्विस है उससे नहीं लेती है, अलग से लेती है। कहने का मतलब ये है कि प्रखंड में बहुत सारे प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी होते हैं और उनकी जिम्मेवारी होती है अपने अपने संबंधित विभाग की जो भी योजनाएं संचालित हो रही है उसको पूर्ण रूप से पर्यवेक्षण करना, उसका आगे बड़े पदाधिकारी को रिपोर्ट करना। तो ये है। तो अब हम लोग अलग अलग वार से कौन कौन योजनाएं हैं उस योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे और संबंधित
जो विभागीय पदाधिकारी हैं प्रखंड स्तर पे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। हेलो हाँ, बताइए। सर, जो कर्मचारी होते हैं, जो रसीद वगैरह सर, अब तो ऑनलाइन होगा, तो वो सर हाँ, सीओ के अंडर आते हैं? हाँ। अभी हम कार्य क्षेत्र में जैसे कुछ महत्वपूर्ण पदों के हम जिक्र करेंगे। ओके जैसे उसमें आपका तो ओके। बीडीओ हो गया, सीओ हो गया, आपका बीपीआरओ हो गया, सीडीपीओ हो गया, एलईओ श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हैं, बीडब्ल्यूओ ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर हैं, और बीपीएम है, क्योंकि सब इनका जैसे जीविका है। जीविका के बारे में आपको तो इस बार मेंस में प्रश्न आया था, जीविका कैसे काम करती है, थोड़ा बहुत उसका क्या क्या योजना है हल्का सा एक रिव्यू लेंगे। क्या रामानुज बताइए। सर, जीविका में तो अपने ही जो संघ सहायता समूह बना लेते हैं, तो फिर ये प्रोग्राम ऑफिसर क्या करते हैं? ईपीएम बीपीएम ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर बोलते हैं उसको, ठीक है, ब्लॉक जी। प्रोजेक्ट मैनेजर। उनका काम ये होता है कि जो भी मान लीजिए अब जीविका में आप देखेंगे तो उसमें अभी VU बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। प्रत्येक पंचायत में VU बिल्डिंग बनना है। अब VU बिल्डिंग बनना है तो ये किन की निगरानी में बनेगा? बीपीएम मान लीजिए उसका निगरानी करेंगे, या कहीं पे मान लीजिए कोई भी कैंपेन आयोजित करना है या लोन देना है, तो अगर लोन तो वो सारा का पर्यवेक्षण कौन करते हैं? नियंत्रण पदाधिकारी प्रखंड स्तर पे बीपीएम होते हैं। कहीं मान लीजिए ओके जैसे सर। कि जन संवाद कार्यक्रम हुआ था, तो जन संवाद कार्यक्रम हुआ तो उसमें जो विभिन्न योजनाएं हैं उसके बारे में बताना या लोगों को आम जन तक पहुंचाना, कौन पहुंचाएगा? जी, बीपीएम सर। जीविका दीदी पहुंचाएगी, लेकिन बीपीएम के थ्रू कोऑर्डिनेट होगा। बीपीएम यस जैसे सर, मीटिंग यस। लेंगे उसके थ्रू होगा। मान लिया अभी आयुष्मान कार्ड का चल रहा था, तो आयुष्मान कार्ड का कौन देखेगा? मान लिया हम लोग प्रचार करिए, हम लोगों ने, लेकिन जो प्रखंड स्तर से सबसे जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, जैसे आंगनबाड़ी सेविका हैं जो कि सीडीपीओ के अंदर आते हैं, आपका एएनएम जीएनएम होते हैं, आशा वर्कर होती है वो प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी के अंदर आते हैं। इसी तरीके से जीविका की बात करें, जो भी जीविका दीदी होती है वो बीपीएम के अंदर आते हैं। तो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के साथ बैठक होती है। बैठक होने के बाद, हाँ, बैठक होने के बाद वो बैठक होता, अभी लाइट कटा हुआ है इस वजह से ये दिक्कत हो रही है, लाइट है नहीं। बैठक होकर के अपना जो भी अगर अगर आयुष्मान कार्ड का संचालन करना, जो भी विभागीय योजना है या जो भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं होती है उसका संचालन किया जाता है। तो ठीक है, अब देखिए, अब आरडीओ का मतलब जो भी प्रमोट होकर वीडियो बनते हैं उनका क्या क्या कार्य है। जैसे पहला कार्य आपका भी है, जन्म मृत्यु का होता है, पेंशन, पेंशन में जैसे लक्ष्मीबाई पेंशन योजना है, विधवा पेंशन योजना होता है, वो सारी योजनाएं संचालन करना। 80 प्लस जो भी है उनको वृद्धा पेंशन योजना है, विकलांग पेंशन योजना है। इसके अलावा अभी स्वच्छता वाला एसबीएम और एलएसबीए, उसमें डब्ल्यूपीयू का निर्माण होता है, अपशिष्ट प्रबंधन इकाई। उस पंचायत के जितने भी कचरे हैं डब्ल्यूपीयू में रिसाइकल होगा और फिर वो आगे अगर प्लास्टिक वगैरह अलग अलग उसको करके फिर उसको प्रोसेसिंग करके बेचा जाता है बाहर। इसके एलएसबीए और स्वच्छता वाला हो गया। स्वच्छता के अलावा इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है आवास। इसका सर्वे किया जाता है, सर्वे होकर के जहाँ जहाँ अगर लगता है, जो पहले जनगणना जो हुआ था 2011 में SEBC, उसी के आधार पर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, और एक क्या था, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड सेंसस। तो उस आधार पे ही अभी भी दिया जाता है। तो सर्वे जो किया हुआ है उसी सर्वे पे आवास का सर्वे किया जाता है और जो नीडी है उसको दिया जाता है। एक तो आपको ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना और दूसरा मुख्यमंत्री आवास योजना। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना से छूट गए हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, उससे जो छूट जाते हैं वो मुख्यमंत्री वाले में आते हैं। तो ये आपका, ये तो हो गया कि डेवलपमेंटल कार्य। इसके अलावा अन्य कार्य किए जाते हैं, जैसे
लॉ एंड ऑर्डर है, किसी भी तरह का समस्या होगा तो सीओ भी जाएंगे, बीडीओ भी जाएंगे, बाकी संबंधित तो उस थाना उस क्षेत्र में आने वाले जो प्रभारी हैं, थाना प्रभारी, वो भी जाते हैं। और जैसे कास्ट है, सेंसस है, जाति रहित जनगणना हुआ था, सेंसस होगा, इलेक्शन होगा, डिजास्टर होगा, इन सबों में भी इनकी भूमिका होती है। तो कौन कौन सा कार्य हो गया बताइए कोई? कोई बताइए एक आदमी। सर वीडियो का मेनली काम जो डेवलपमेंट रिलेटेड स्कीम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाना ब्लॉक स्तर पे। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर इशूज जो हैं इसमें दोनों ही वीडियो एंड सीओ दोनों ही कोऑपरेट करते हैं किसी भी इशू को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है। तीसरा जैसे पेंशन स्कीम्स हैं, जैसे वृद्धा पेंशन योजना या विकलांग पेंशन योजना, छात्रवृत्ति योजना वगैरह, इसका भी जो क्रियान्वयन है इन्हीं के थ्रू होता है, वीडियो के थ्रू होता है। जनमृत्यु, हाँ, वर्तमान में पंचायत समिति के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वही हैं। तो पंचायत मतलब पंचायत समिति में जो भी योजनाएं ली जाएगी, पंचायत समिति में कैसा कार्य क्षेत्र होगा, उस पंचायत में जो भी कार्य हो रहा है, तो जो भी डेवलपमेंटल स्कीम्स है प्रमुख के समन्वय के साथ जो किया जा रहा है, तो ये वर्तमान में कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा तो उसमें उसकी निगरानी करना, पर्यवेक्षण करना, जांच करना, ये सब भी कार्य होता है। ठीक है, और बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो ऑडियो या वीडियो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं सीआरपीसी के अंदर? हाँ, जब वो वीडियो बन जाएंगे तो है। सर एक क्वेश्चन पूछना था, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है या फिर जो ईडब्ल्यूएस होता है उसमें आरओ का साइन होता है, ये हाँ मैं उस पे आ रहा हूँ। हाँ सीओ पे जब आएंगे तो हम आएंगे उस पे। वीडियो का क्यों नहीं होता है? सर ये ब्लॉक में कानून व्यवस्था को भी बनाए रखते हैं वीडियो सर। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना होता है। ठीक है, तो ये कार्य जान गए। आपका जो भी डेवलपमेंटल कार्य है, कल्याणकारी योजना है, कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखना है। जन्म मृत्यु, पेंशन, स्वच्छता, आवास, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, सेंसस, इलेक्शन, आपदा, डिजास्टर। ठीक है, इतना आपका हो गया। बाकी कभी कभार इनकेस किसी तरह का दुर्घटना घटती है उस क्षेत्र में, तो एक मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना होता है जिसके तहत 20,000-25,000 रुपया तत्कालीन लाभ दिया जाता है, तो उसका भी अथॉरिटी इन्हीं के पास होता है। ये आपका वीडियो का लगभग, लेकिन रिक्रूटमेंट क्या होता है, आरडीओ के रूप में होता है। रिक्रूटमेंट आरडीओ के रूप में होता है और अभी वर्तमान में वीडियो के रूप में वही करते हैं। मतलब आरडीओ विभाग के ही होते हैं, आरडीटी विभाग के ही होते हैं और आरडीओ ही वीडियो बनते हैं। अब हम लोग आते हैं कार्य है और सीओ का क्या कार्य है ना। अब मान लीजिए आप आरओ का पद है, तो आरओ और इधर आपका वीडियो, सीओ, ईपीआर, मतलब आप कंफ्यूज ना रहे, जानकारी आपको होना चाहिए। अब देखिए, अब हम आते हैं सीओ पे, जैसे इसमें निशांत ने पूछा। सर ये वीडियो सर प्रमोशन करके क्या बनते हैं? देखिए, वीडियो प्रमोशनों के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी बनते हैं, जो जिला में होते हैं या मंडल में भी होते हैं। इसके अलावा अभी डायरेक्टर बनते हैं डीआरडीए के, उसके बाद ही प्रमोशन होगा तो डीडीसी बनेंगे जो कि जिला स्तरीय पद है। उसके बाद पद ऊपर चले जाएंगे तो फिर अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, वो तो फिर विभाग में चले जाएंगे। ठीक है, आरओ जो हमारा रिक्रूटमेंट होता है डायरेक्ट भर्ती बीपीएससी के थ्रू, वो आरओ के रूप में होता है। आरओ ही सीओ बनते हैं। जो 64 बीपीएससी से चयन हुआ था, वो अभी वर्तमान में जितने भी आरओ थे लगभग सीओ बन चुके हैं, अंचलाधिकारी बन चुके हैं। सीओ का क्या दायित्व होता है? देखिए, सीओ का है कि एक प्रखंड में जितने भी राजस्व ग्राम है, राजस्व ग्राम मतलब ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कब कर रहे हैं? जब हम लोग उसको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में देखते हैं तो उसका नाम ग्राम पंचायत हो जा रहा है, या डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव के रूप में देखते हैं तो उसको हम लोग ग्राम पंचायत यूनिट नाम देते हैं। लेकिन ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ रेवेन्यू देखेंगे तो उसका नाम होता है रेवेन्यू विलेज, राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम किसको कहते हैं? जिसका एक अपना थाना नंबर होता है, जिससे मतलब
जो भी लेवाई टैक्स होता है राजस्व की, उसी के तहत होती है कि किससे आया। पहले अंग्रेज के समय में भी, ब्रिटिश समय में ऐसा ही होता था। वही काम को अभी वर्तमान में प्रखंड स्तर पे उसका अंचलाधिकारी नाम है। तो वो प्रखंड यूनिट कब कह रहे हैं, जब डेवलपमेंटल कार्य हो रहा है। अंचल कब कह रहे हैं, जब भू राजस्व की बात हो रही है, उसको हम लोग अंचल नाम दिए यूनिट का। उसी तरह से मैंने बताया कि ग्राम स्तर पे जब डेवलपमेंटल हो, या आप कह सकते हैं कि कोई भी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात होती है, तो ग्राम पंचायत उस यूनिट का नाम है। लेकिन इसमें डेवलपमेंटल के मतलब, इसका मतलब है कि सर जो भी सरकार की योजना है ब्लॉक स्तर पर, उन सारी योजनाओं को फुलफिल कराना, उनको समय पर निपटान करवाना, ये बीडीओ का काम है। हाँ जी सर। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिट दोनों का देखिए उसी ग्राम पंचायत में काम होगा, उसी क्षेत्र में ग्राम पंचायत, उसी ग्राम पंचायत में सारा है। अलग अलग प्रखंड, मान लिए बीडीओ भी काम कर रहे हैं, उसी प्रखंड में आपका डब्ल्यूपी भी बन रहा है, उसी प्रखंड के पंचायत में पंचायत सरकार वही भवन बन रहा है, उसी प्रखंड के ग्राम पंचायत में सीओ साहब जमीन उपलब्ध करा रहे हैं, और अलग अलग जो भी जमीन की मापी है, दाखिल खारिज है, परिमार्जन है, तो सब उसी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में कार्य हो रहा है। अब यूनिट वाइज डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि अलग अलग विभाग का अपना अपना दायित्व है। सर जो डेवलपमेंट पर्पस के लिए और रेवेन्यू पर्पस के लिए जो नोमेनक्लेचर अलग अलग है बेसिक यूनिट का, वो ऐसा क्यों है? ऐसा करने का क्या पर्पस है? कुछ ऐसा पर्पस देखिए, राजस्व ग्राम का कंसेप्ट आज का नहीं है, ये ब्रिटिश कालीन से है, बहुत पहले से है। तो उसको जो चला रहा, वो चीजें चेंज नहीं किया गया है। लेकिन जैसे मान लिए आम भाषा में जब आप राजस्व विभाग का जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें राजस्व ग्राम का जिक्र है, लेकिन आम भाषा में क्या होता है कि ग्राम पंचायत ही है, ग्राम पंचायत ही है। लेकिन अभी जो बात, लेकिन जब उनका अपना जो टेक्निकल टर्म्स है, खाता नंबर, खसरा नंबर, परिमार्जन, तो उनका एक अपना टेक्निकल टर्म है, इकरारनामा। अभी मतलब वो टर्म जो है आज जैसे नहीं, वो मध्य शताब्दी आपका जो था शेरशाह सूरी वाला, या ब्रिटिश समय का, तो अभी भी वो टर्म चले आ रहा है। ठीक है, बाकी डेवलपमेंटल काम हम लोग शुरू किए 1950 के बाद, 47 के बाद। दैट्स वाई वो चीजें हम लोगों ने अपने तरीके से, संवैधानिक तरीके से शुरुआत किया। वो अभी चीजें चल ही आ रही है, उसमें चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए हम लोग उस चीज को, अब जैसे कि अभी भी प्रखंड में एक पद होता है क्लर्क का, उसका नाम है नाजीर। ये शब्द कहाँ से आया है? ये शब्द वही मध्यकालीन का, हाँ है ना। वो नाजीर क्या काम है बताइए, कोई जानते हैं? वो अकाउंटेंट है सर, वो अकाउंटेंट होते क्या हैं। कार्य क्या है, कार्य क्या है? जमीन वमीन का काम करते हैं सर। नहीं देखिए, नहीं नाजिर, देखिए नाजिर क्या होता है ना, एक होता है नजारत शाखा बोलते हैं उसको, मतलब उस प्रखंड कैसे चलेगा, उसका लेखा भाई होना चाहिए ना, पैसा खर्च तो होता है ना। तो जहां मनी का जो भी चीजें हो रही है, कितना सरकार ने पैसा दिया, कितना सरकार मतलब प्रखंड में खर्च हुआ, सारा का लेखा जोखा, जो पैसा आया, बिजली बिल भरना हो रहा है, तेल चल रहा है, उसके लिए कूपन है, या कोई भी मान लीजिए प्रखंड में कोई भी डेवलपमेंटल काम हुआ, सपोज करिए कि अगर उसका विकास ही करना है, या एक टेंट कहीं आरो लग रहा है, तो जो भी खर्च हो रहा है उसका, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ है, तो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ है तो उसकी खर्च कहाँ से आएगी? तो ये सारा चीजें एक नजारत शाखा होता है। तो जो भी इनकम, जो भी रिसीट आता है, एक्सपेंडिचर आता है, वो सारा का देख रेख किया जाता है, कैश बुक मेंटेन होता है, उसको नाजिर करते हैं। ठीक है, उसका पद का नाम अकाउंटेंट कह सकते हैं, अकाउंटेंट ही होते हैं, लेकिन उसका काम यही है कि सारा लेखा जोखा करना उस प्रखंड में। अब ये अलग अलग विभाग के अपना अपना भी नाजिर होते हैं, और कॉमन नाजिर भी होते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब हम लोग सीओ पे आते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? वीडियो का काम इतना ही था। सर ये नाजिर जो है सर, ये मतलब कि नाजिर जो है सर, तो एक्सपेंडिचर ब्लॉक रखते हैं या डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर का अकाउंट रखते हैं? आवाज क्लियर नहीं आई, फिर से बताइए, फिर से बताइए क्या बता रहा है, फिर से पूछिए। मैं पूछ रहा था सर, ये नाजिर जो होते हैं सर, ये मतलब कि ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर होते हैं क्या?
नहीं, नाजिर एक क्लर्क है, अकाउंटेंट जनरल हो गए, जैसे सेंट्रल लेवल पे अकाउंटेंट जनरल होता है, हाँ, उस तरीके का। मैंने शब्दावली का बात की, शब्दावली अभी भी चला आ रहा है, तो उसमें एक नाजिर पद भी है, तो वो क्लर्क होते हैं और ये इनकी जिम्मेवारी होती है कि सारा लेखा जोखा वही देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग अंचल पे आते हैं। अंचल के सबसे जो बॉस हैं, अंचलाधिकारी हैं, उनका यूनिट वही ग्राम पंचायत में कार्य करेंगे, लेकिन उनका अपना टेक्निकल जो टर्म राजस्व ग्राम भी कहते हैं, और उसमें जो बहुत सारा जैसे काम परिमार्जन का है, दाखिल खारिज, म्यूटेशन, अभी ई मापी का भी कंसेप्ट हो गया है, इसके अलावा सर्वे हो रहा है। एक और उनका महत्वपूर्ण काम है बसेरा अभियान। बसेरा अभियान में क्या होता है कि जो भी जिनके पास भूमि नहीं है उनको भूमि उपलब्ध कराना, निर्धन लोगों को भूमि उपलब्ध कराना, जिनके पास भूमि नहीं है वो भूमि उपलब्ध कराते हैं। और कई बार अगर मान लिए कहीं आग लग गया, उसमें क्षति नुकसान हो गया, तो जो भी डिजास्टर होता है, कोई डूब गए उस क्षेत्र में आने वाली नदी में या कहीं कोई भी आपदा घट गई है, तो एक्स ऑफिशियो मजिस्ट्रेट सीओ होते हैं, आपदा प्रभारी वही होते हैं प्रखंड स्तर पे, अंचल स्तर पे, और उन्हीं की जिम्मेवारी होती है कि उसको कंपेंसेशन दिया जाए, कुछ राशि दी जाती है, उनके फंड में आता है। तो क्या क्या काम हो गया उनका? दाखिल खारिज, परिमार्जन, ई मापी, रैन बसेरा, आपका सर्वे, इसके अलावा कुछ भी आपदा संबंधित जो भी कार्य होंगे, और साथ में लॉ एंड ऑर्डर। इसके अलावा शनिवार को थाना। हाँ बताइए। कैन यू प्लीज रिपीट सर, वो इंग्लिश में सर फंक्शन एक बार बोल सकते हैं सर? वो हाँ, परिमार्जन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परिमार्जन को परिमार्जन ही कहते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। अच्छा, परिमार्जन। परिमार्जन पोर्टल ही वो है। क्या होता है सर? दाखिल खारिज का म्यूटेशन। अच्छा, और ई मापी नाम ही है, ई मापी एप्लीकेशन है। उसमें अब वही किया जा रहा है कि आप लोग ऑनलाइन आवेदन देंगे, संबंधित जो भी राजस्व कर्मचारी होंगे सीओ के लॉगिन में आएगा, सीओ ट्रांसफर करेंगे राजस्व कर्मचारी को, संबंधित अमीन होंगे, अमीन भी फिर अमीन राजस्व कर्मचारी वहां पर जाकर के मापी करेंगे। ठीक है, तो ई मापी का कंसेप्ट ये है कि अब ऑनलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं और एक डेट निर्धारण कर करके अपने लैंड की मापी करवा सकते हैं। उस संबंधित पंचायत के राजस्व कर्मचारी रहते हैं, रेवेन्यू आप कह सकते हैं, रेवेन्यू स्टाफ, या उसका नाम है रेवेन्यू कर्मचारी ही है। ठीक है, और दूसरा है आपका अमीन होते हैं, अमीन का इंग्लिश अमीनी है। ठीक है, अभी रिसेंटली जो चयन हुआ है उसमें एक सर्वेयर पद आया है, तो सर्वेयर भी अब तो जाते हैं, जो सर्वे वाला हो रहा है उसके लिए सर्वेयर का भी नियुक्ति किया गया है। ये सर, 3-4 पद। भूमि सर्वेक्षण कराया जा रहा है राजस्व और भूमि सुधार विभाग के तहत, तो प्रत्येक अंचल के स्तर पर जो सीओ होते हैं वही तो उन्हीं के थ्रू तो ये किया जा रहा है, अभी उन्हीं के थ्रू किया जा रहा है। साथ में एक बंदोबस्त पदाधिकारी भी नियुक्त किया गया है, बंदोबस्त पदाधिकारी हैं जिला स्तर पे, और उनके निरीक्षण में जो अंचल पे हैं वो सीओ देख रहे हैं काम मापी वाला। ठीक है, मापी वाला, सर्वे वाला, ये आपका काम हो गया। उसके अलावा कुछ और क्या काम बच रहा है इनका? जो जैसे कि निशान जी ने पूछा कि जाति आय निवास का, तो जाति आय निवास का आरओ देखते हैं, उनको कार्य का बंटवारा कर दिया गया है कि आरओ जाति आय निवास देखेंगे, एनसीएल बनाएंगे। दैट्स वाई, ताकि सीओ का वर्डन कम हो, इसीलिए आरओ को दिया गया है। और इसके अलावा उन्हें मान लिए अगर एक प्रखंड में 10 पंचायत है तो 10 में 3-4 पंचायत के जो है आरओ देखते हैं, उससे संबंधित किसी भी तरह का जो कार्य हो, जमीन ई मापी से संबंधित हो, परिमार्जन से संबंधित हो, म्यूटेशन से संबंधित हो, तो आरओ देखते हैं। कई बार मीटिंग में मान लिए सीओ अवेलेबल नहीं है तो आरओ जाएंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो भी अगर कार्य मान लीजिए सीओ को कार्य को हल्का करने के लिए आरओ को, और दूसरा चीज है कि सीओ की अनुपस्थिति में आरओ ही सीओ होते हैं और वही देखरेख करते हैं। ठीक है, आरओ का अभी मेन काम क्या है? सर, जो जनता दरबार लगाया जाता है, हाँ सॉरी सर, जो जनता दरबार जो लगाया जाता है थाना के स्तर पर, उनमें वो क्या क्या मामलों को देखते हैं सीओ? जो भी जमीन से संबंधित मामला है, किन्हीं का केस है, किन्हीं का परिमार्जन है, किन्हीं का म्यूटेशन है, किन्हीं का विवाद है, तो दोनों रहते हैं।
थानाधिकारी भी होते हैं, मतलब SHO भी होते हैं और CO होते हैं, दोनों बैठते हैं साथ में, इसीलिए कि वहाँ पर अगर जी बताइए सर, बताइए सर वहाँ पर वहाँ तो पे कोई और भी मामला को लेकर के आया जा सकता है जनता दरबार में? हाँ जाते हैं, लेकिन कोई भी मामला लेके जाएंगे तो वो चीजें ऐसा नहीं है कि बात नहीं किया जाएगा, बात करेंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट थाना SHO और CO इसलिए बैठते हैं कि कहीं पे मामला होता है कि जहाँ पे पुलिस फोर्स की रिक्वायर होती है, तो प्रयास होता है कि डिटेरेंस से समझा करके बुझा करके अगर मामला खत्म हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। दैट्स वाई मतलब दोनों CO SHO साथ में बैठते हैं। जी सर। बताइए क्या, कोई मीनाक्षी बताइए क्या पूछ रही है? सर ये रेवेन्यू ऑफिसर और CO कभी-कभी एक आदमी को ही भी अपॉइंट किया जाता है क्या? हाँ, जैसे आपका जो RO है, जहाँ में मान लिए क्या होता है, कहीं जगह पे RO ही CO बन जाते हैं, जैसे CO का ट्रांसफर हो गया और CO नए वाले नहीं आए, तो जो RO हैं वही अपना प्रभार ले लेते हैं, प्रभारी CO के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो BDO और CO का कार्य दायित्व समझ लिए, किन्हीं को कुछ पूछना है इसमें, कोई अगर डाउट है, कोई समस्या है तो बताइए। सर इनका हायरार्की कैसे चलता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से या ऑफिस ये सेक्रेटरी? किनका? RO का? यस सर, RO का। RO का देखिए, RO के बाद CO बनेंगे, CO के बाद GCLR बनेंगे जो मंडल में बैठते हैं, GCLR के बाद ADM होते हैं जो कि जिला में बैठते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपर समाहर्ता। उसके बाद ADM के बाद फिर आप विभाग चले गए, विभाग में चलता है अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ये RO को आवास और गाड़ी मिलता है आज की डेट में? हाँ गाड़ी है, हाँ RO का बता देता हूँ साथ साथ। RO का क्या क्या देखिए, गाड़ी मिलती है उसको, गाड़ी है। आवास का ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब जहाँ प्रखंड अगर नया वाला है तो मिलता है, जो IT भवन बना हुआ है। जहाँ प्रखंड पुराने वाला है तो कई जगह तो ऐसी भी बात है कि CO को भी आवास नहीं है। तो ये डिपेंड करता है उस प्रखंड का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, जिला का कितना डेवलपमेंट हुआ है, उस हिसाब से। अगर आवास नहीं मिल रहा है तो आपको HRA मिलता है ना। CO का हो गया कार्य दायित्व, RO का भी हो गया। इसमें किन्हीं को कुछ पूछना है तो बताइए, इसलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए सर PPRO कुछ का सैटरडे को बोल रहे थे कि CO बैठता है वहाँ, बात रुक गई थी आपकी। कुछ सैटरडे के बारे में बता रहे थे। सैटरडे को थाना दरबार होता है, ये उसको हम लोग बोलते हैं तो शांति समिति। देखिए CO का 2 काम एक और बता देते हैं। शांति समिति की बैठक होती है, ठीक है, और थाना दरबार का जो बैठक होता है वो होता ही है शनिवार को। तो उसमें 2 चीजें हैं। जो थाना वाला जो बैठक होता है शनिवार को, तो उसमें क्या होता है कि SHO और CO दोनों साथ में बैठेंगे, जो भी अंचल से संबंधित कोई भी समस्या है भूमि का निपटारा करने के लिए। तो इसलिए बैठा जाता है कि उसमें ये होता है कि थाना दिवस के दिन, क्योंकि कई बार होता है कि अगर पुलिस का मतलब इंटरफेरेंस हो जाता है तो लोग डर जाते हैं, थोड़ा सा डिटरेंस होता है, तो प्रयास करते हैं कि मामला को सुलह करा लें। कई बार जैसे हम लोग भी जाते हैं फील्ड में तो क्या होता है कि वो रास्ता रोक रखे होते हैं, नहीं बनने देते हैं। तो उसमें क्या है कि जब थाना जाती है तो थोड़ा सा वर्दी का यूनिफॉर्म का डिटरेंस होता है तो कार्य हो जाता है। इसलिए थाना दिवस प्रत्येक शनिवार को होता है, इसीलिए ताकि डिटरेंस भी रहे और थोड़ा सा जहाँ पे सुलह करने लायक हो वहाँ सुलह हो जाए। अगर कोई हड़प रखा है बेवजह जमीन किसी का, तो वो अपना समझ करके वो, इसलिए दोनों CO और SHO बैठते हैं साथ में और उस मामले को सुलझाते हैं। जहाँ नहीं सुलझता है तो फिर DCLR के पास जाता है, तो उसके बाद फिर ADM सर के पास कोर्ट होता है। वहाँ पे कोर्ट में बाकायदा वकील होते हैं, न्यायालय के रूप में चलता है, राजस्व न्यायालय होता है और वहाँ पे फैसला होता है। वहाँ से अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर वो जो सामान्य कोर्ट है उसमें जा सकते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए अब हम लोग आते हैं BPRO पे। अभी BDO CO के बाद मतलब
प्रभावी रूप से जो पद है बीपीआरओ का पद है चर्चा में भी रहा और 2 साल के लिए कार्यपालक पदाधिकारी भी बना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रहा। उस समय ज़्यादा चर्चा में इसके लिए हम लोग इससे पहले हम लोग बताए थे कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है, जिसमें ग्राम पंचायत होते हैं, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर होता है, जिला परिषद होता है और तीनों का अलग-अलग एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं और एक टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव होते हैं। ग्राम पंचायत पे हम लोग देखते हैं तो मुखिया है जो आम जन के जनप्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव हैं और पंचायत सचिव जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उसी तरह से पंचायत समिति लेवल पे जो ब्लॉक लेवल पे होता है उसमें कार्यपालक पदाधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पंचायत समिति वर्तमान में बीडीओ हैं। इससे पहले 2 साल तक बीपीआरओ रहा था, इसलिए ये पद बहुत चर्चा में आया था क्योंकि और प्रमुख जो होते हैं सरकार के जनप्रतिनिधि होते हैं, सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। उसके ऊपर हम लोग आएंगे जिला परिषद जो जिला स्तर पर होता है, जिला परिषद चेयरमैन होते हैं और एक तरफ सीईओ होते हैं, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये हायरार्की है। जब आप त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को पढ़ते हैं तो उसमें ये हायरार्की दिया हुआ है और उस हायरार्की में मतलब दोनों पैरेलली चलता है। जिस तरह से मान लिया आप आमतौर पर देखेंगे जैसे बिहार सरकार है तो बिहार सरकार का एक तो मुख्य सचिव होंगे और आम जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव कौन है, मुख्यमंत्री हैं। तो इसी स्तर पे सरकार चलती है, ये लोकल गवर्नमेंट का ये कंसेप्ट है। तो वर्तमान में बीपीआरओ इसी कारण से थोड़ा सा चर्चा में रहा था ये पद। तो अभी विभाग सरकार ने फिर से निर्णय लिया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया जाए। तो अभी वर्तमान में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंचायत समिति के बीडीओ ही होते हैं, लेकिन ये कुछ समय चर्चा में आया था और अब इसका कार्य क्या क्या दायरा है ये समझ लीजिए। अभी पंचायती राज की बहुत सारी कार्य योजनाएं होती है, जैसे इससे पहले आपका मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना था जो कि बहुत मिशन मोड पे काम हुआ था और ठीक ठाक चल भी रहा था। वर्तमान में स्थिति है कि अभी पीएचडी को दे दिया गया। इसके अलावा और भी योजनाएं हैं, जैसे ग्राम सभा कंडक्ट होता है तो 2 अक्टूबर को ग्राम सभा कंडक्ट होना है। तो 2 अक्टूबर को जो कंडक्ट होगा वो प्रत्येक ग्राम पंचायत में होगा, तो वो बीपीआरओ के पर्यवेक्षण में ही ग्राम सभा कंडक्ट कराई जाती है और उस ग्राम सभा में जो भी योजनाएं ली जाती है, लास्ट तारीख होता है 31 जनवरी। एक होता है जीपीडीपी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ग्राम पंचायत विकास योजना। जिस तरीके से बिहार सरकार का, भारत सरकार का एक अपना डेवलपमेंटल बजट बनता है 1 साल का, उसी प्रकार से ग्राम पंचायत स्तर पे भी एक तरह से बजट है, उसका नाम है जीपीडीपी, कि अगले 1 साल में वित्तीय वर्ष में कौन कौन सी कार्य होगी, कौन कौन सा डेवलपमेंटल कार्य होगा, स्कूल बनेगा, रोड बनेगा, पेवर ब्लॉक बनेगा, कुआं बनेगा, सोख्ता बनेगा, छठ घाट बनेगा, चबूतरा बनेगा। जो भी कार्य होता है एक पंचायत में, जो भी डेवलपमेंटल कार्य होता है तो उसकी योजना ली जाती है और उसकी निगरानी बीपीआरओ करते हैं। जो भी डेवलपमेंटल कार्य जैसे मैंने बताया 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, चाहे वो आपका रोड का है, पेवर ब्लॉक बनता है, पक्की नली गली पक्की योजना वाला था जिसमें कि नली भी बनाना था और पेवर ब्लॉक बनाना था, ये वाला है। छठ घाट का योजना है, सामुदायिक भवन बनता है, आंगनबाड़ी बिल्डिंग का जीर्णोद्धार है, ग्राम पंचायत भवन का है, पंचायत सरकार भवन, ये जानते हैं इसके बारे में, पंचायत सरकार भवन के बारे में? इसके बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। पंचायत सरकार भवन यही है, आप समझ लीजिए कि सिंपल भाषा में कलेक्ट्रेट ऑफ ग्राम पंचायत। जिस तरीके से कलेक्ट्रेट में सभी विभाग के पदाधिकारी, जिला पंचायत पदाधिकारी, आपका जिला राजस्व पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जितने विभाग के पदाधिकारी होते हैं, उसी तरीके से ग्राम पंचायत स्तर पे भी एक कंसेप्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का है, पंचायत सरकार भवन। तो इसमें यही होता है कि जो भी उस ग्रामीण क्षेत्र में जो भी पंचायत स्तरीय कर्मी है, सिर्फ पंचायत सचिव ही नहीं होते हैं, और भी होते हैं, आवास सहायक होते हैं, वो सब चीजें थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा कि क्या होता है पंचायत सरकार भवन, तो इतना थोड़ा बहुत जान के रखिएगा। जैसे पंचायत रोजगार सेवक होता है, पंचायत सचिव होता है, किसान सलाहकार होता है, अलग अलग विभाग के, तो ये पंचायत सरकार भवन का भी कंसेप्ट है। तो ये सारी निगरानी बीपीआरओ के अंदर होती है। ग्राम सभा का कंडक्शन कराना, ग्राम पंचायतों में विभिन्न जो भी योजनाएं चल रही है, चाहे छठ घाट से लेकर के मैंने बताया
रोड, नली गली, चबूतरा, पेवर ब्लॉक, किसी स्कूल का जीर्णोद्धार करवाना है, ये सब हो गया। इसके अलावा आपका पंचायत सरकार भवन, अभी WPU का काम जो चल रहा है अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का, उसमें BPRO का भी सहयोग होता है। ये इसके सबसे महत्वपूर्ण एक और है RTPS का संचालन। अभी हम लोग ब्लॉक पे देखते हैं जो जाति आय निवास बनाते हैं तो ब्लॉक पे बनाते हैं, लेकिन ब्लॉक के अलावा अब ग्राम पंचायत में भी संचालन होता है। उसमें पंचायत कार्यपालक सहायक पे बैठते हैं। अब जब पंचायत वेब सीरीज देखे होंगे तो उसमें एक जो कैरेक्टर है विकास, देखे हैं? विकास कैरेक्टर पंचायत अगर सीरीज देखे होंगे तो उसमें एक विकास नाम का कैरेक्टर है। तो वो विकास जो होता है वो कार्यपालक सहायक है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। उसका दायित्व क्या होता है कि जो भी टेक्निकल असिस्टेंस है, कंप्यूटर से संबंधित लेटर टाइप करना हो या कुछ भी, क्योंकि अब सारा काम ऑनलाइन होता है। अब ग्राम सभा जो GPTP मैंने बताया कि जो बजट बनता है तो उसको फिर ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करना होता है। तो ये सारा ये ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ही करते हैं। और ग्राम पंचायत पे RTPS का जो संचालन होता है उसमें जाति आय निवास पेंशन राशन कार्ड वो सब का भी ऑनलाइन अप्लाई होता है, फ्री सेवा है। तो ये सारा का निगरानी BPRO करते हैं। इससे पहले थे कार्यपालक पदाधिकारी, तो पंचायत समिति भी देखना होता था, अभी ग्राम पंचायत देखते हैं। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? सर ये वीडियो के दायरा काम तो बहुत बड़ा है लेकिन मैंने शॉर्ट में बताया है। सर इनका वीडियो के काम से तो ऑलमोस्ट ओवरलैप करता है, तो जो भी सरकार का निर्देश आता है उसमें मेंशन रहता है कि ये पर्टिकुलर काम BPRO के अधीन है या फिर वीडियो के अधीन है। नहीं देखिए, इसमें ओवरलैप करता है, लेकिन आपको पंचायती राज विभाग की जो भी योजनाएं हैं रिस्पॉन्सिबल BPRO होते हैं, क्योंकि आप विभागीय पदाधिकारी हैं तो जिम्मेवारी आपकी होती है। और अलग बात है कि समन्वय से काम होता है। ये आप ये समझिए आमतौर पे जिस तरह से सारी जिम्मेवारी DM की होती है जिला में, लेकिन देख रेख DDC करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंटल कार्य की जिम्मेवारी उन्हीं की होती है। लेकिन ब्लॉक स्तर पे वही चीजें हैं कि BDO की जिम्मेवारी होती है और विभागीय पदाधिकारी होने के नाते आपकी जवाबदेही ज्यादा होती है, तो इसलिए आपसे ज्यादा अपेक्षा उम्मीद की जाती है विभागीय पदाधिकारी कि आप लोग करें। लेकिन प्रयास किया जाता है कि समन्वय के साथ काम हो, क्योंकि दोनों डेवलपमेंटल कार्य से जुड़े हुए हैं। तो जब भी अगर BDO अनुपस्थित हैं तो सारा कार्य BPRO को ही देखना होता है, जो भी डेवलपमेंटल कार्य होता है। तो इसलिए कार्यपालक पदाधिकारी भी था, तो इसलिए पद एक ग्लैमर में आया था। अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत की सारी कार्य को देखनी होती है। तो सर ये एक तरीके से ये फील्ड पे मतलब रिप्रेजेंटेटिव है ब्लॉक लेवल पे, यदि जो बाकी हाँ एक चीज और बता देता हूँ, उसमें जो भी जनप्रतिनिधि हैं जैसे मुखिया, तो माननीय मुखिया ग्राम पंचायत सचिव और मुखिया दोनों जो भी योजना कर रहे हैं उस योजनाओं की जांच करना, पर्यवेक्षण करना, सही तरीके से वो योजना हो। किसी तरह का टेक्निकल समस्या है उसको जिला से लेटर भिजवा करके अलग तरीके से जो भी कोऑर्डिनेट करके कार्य करवाना, तो जांच भी करना होता है। समीक्षा बैठक करनी होती है कि माननीय मुखिया अगर बदमाशी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तो मनमानी कभी कभी होती है, तो लेकिन पर्यवेक्षण पदाधिकारी नियंत्रित पदाधिकारी इसलिए तो बनाए जाते हैं कि जो चीजें उसकी भी समीक्षा की जाती है। हम लोग बराबर बैठक भी लेते हैं, फील्ड में जांच करने जाते हैं कि अगर किसी तरह का डिस्क्रिपेंसी पाया गया तो उस पर फिर कार्रवाई भी होती है। तो ये प्रयास किया जाता है कि नियमानुकूल जो भी कार्य हो वो नियमानुकूल हो, विभागीय प्रावधान के तहत हो। और जितने भी जैसे वार्ड है, सरपंच हैं, सरपंच कचहरी सचिव न्याय मित्र होते हैं, 3 होते हैं, इनकी भी बैठक BPRO लेते हैं। जो भी ग्राम कचहरी स्तर पे दीवानी और फौजदारी केस होता है उसको जिला भेजना, जिला जज राष्ट्रीय लोक अदालत, आप लोगों ने पढ़ा होगा नालसा एक्ट के तहत, हाँ राष्ट्रीय लोक अदालत, तो उसको भी प्रत्येक 2 महीने 3 महीने पे राष्ट्रीय लोक अदालत ऑर्गेनाइज होता है। तो जो भी ग्राम कचहरी में केस अगर नहीं सुलझा उस केस को जिला जज के समक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजा जाता है, वो BPRO के पर्यवेक्षण में ही होता है। तो सरपंच, मुखिया, वार्ड पंच, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ये BDC, ये सारा का आप जो भी समस्या जैसे मान ले इन लोग का जो भी मंथली मिलता है
वो जिला से कोऑर्डिनेट करा के दिलाना। इन लोग की बैठक ट्रेनिंग भी होती रहती है, रिसेंटली फिर ट्रेनिंग होना है। अभी एसडीजी गोल पढ़े होंगे आप लोग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसी आधार पे एक गोल है LSDG, लिख लीजिए, सब टर्म लिखा कीजिए, मैं बता रहा हूँ। LSDG, लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, जो हमारा कुल कितना थीम था एसडीजी में? 17 को ये बनाया गया 9 थीम, मतलब एसडीजी सतत विकास लक्ष्य का स्थानीयकरण किया गया है, उसको कुल 9 में बनाया गया है। सर ये बिहार गवर्नमेंट करवा रहा है एसडीजी? नहीं, बिहार गवर्नमेंट नहीं, ये पंचायती राज मंत्रालय, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने ही प्रयास किया है कि जो 17 गोल है उसको 9 गोल में हम लोग शामिल करें और उस 9 गोल के माध्यम से एसडीजी टारगेट पूरा करें और पंचायत का भी विकास उसी स्तर तक हो। उसमें जैसे कि स्वस्थ गांव, हेल्दी विलेज है, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज है, सोशली सिक्योर्ड विलेज है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर विलेज है। तो उसमें 9 कुल इस तरह से बनाए गए हैं, आप थोड़ा सा नेट पर सर्च करिएगा, LSDG आ जाएगा, कुल 9 गोल है। तो ये इसका भी प्रशिक्षण देना, हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, वार्ड लोग का प्रशिक्षण, मुखिया लोग का प्रशिक्षण। तो ये आपका जनप्रतिनिधि से इंटरेक्शन बराबर रहता है। ये लेवल 7 का पद है वर्तमान में। इनका भी एक अपना एक आवास तो नहीं है, कार्यालय का उसी प्रखंड में, जहाँ पे मान लीजिए BDO अलग अलग चैम्बर आपका दिया हुआ है। एक प्रखंड कार्यपालक सहायक होते हैं, ब्लॉक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, वही आपका असिस्टेंट होता है, और साथ में जो नाजिर बाबू होते हैं और बड़ा बाबू होते हैं, जो ऑफिस का कंसेप्ट है वो कॉमन होता है, BDO और BPRO का कॉमन होता है। बाकी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे जिनका प्रेफरेंस होगा। फिलहाल इतना समझिए कि क्या क्या कार्य है, मैं एक बार फिर से रिविजन कर देता हूँ। देखिए, पहला हो गया ग्राम सभा का आयोजन करना, दूसरा उस पंचायत में जो भी डेवलपमेंटल कार्य होता है, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 1, 2, उसमें नली गली, नल जल, रोड, नाली, छठ घाट, चबूतरा, इस सब का निर्माण कार्य कराना, स्कूल का जीर्णोद्धार कराना। तीसरा, जो भी मंथली महीनावार जांच करना, कोई योजनाओं की, पंचायत सचिव विभिन्न स्तरीय कर्मचारी की समीक्षा करना, मुखिया की समीक्षा करना, उस ग्राम पंचायत में जो भी योजना है उसकी समीक्षा करना, समय समय पर प्रशिक्षण देना, चाहे वो LSDG गोल के रिगार्डिंग हो या बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 के बारे में ट्रेनिंग देनी हो, तो प्रशिक्षण भी दिया जाता है, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो तो ट्रेंड है नहीं, तो उन्हें नियम से वाकिफ हो, उनको एक्ट के बारे में पता हो कि कैसे एक्ट काम करता है, किस दायरे में रह के हमको काम करना है। सरपंच, पंच, वार्ड, BDC, मुखिया, उप मुखिया, तो कुल मिलाकर के पॉलिटिकली इंटरेक्टिव पोस्ट है। आपको पॉलिटिकल तो वहाँ पे रहना ही पड़ेगा, वो लोग बराबर आते रहते हैं, तो उन लोग से इंटरेक्शन तो रखना होता है। ठीक है, आगे बढ़े। सर जिला परिषद में एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? लाइक CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, DDC होते हैं। CEO को ही DDC बोलते हैं। CEO पद का नाम है। देखिए, CEO जो आप मैंने हायरार्की बताया, त्रिस्तरीय संस्था, तो उसमें CEO है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। इससे पहले ADM होते थे, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है? DDC है। जिस तरह से मैंने बताया कि प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहले BPRO थे, BDO हैं, तो ये आपका पूर्ण रूप से विभाग का, सरकार का इंडिपेंडेंसी है, ऑटोनॉमी है, वो जिसको चाहे वो दे सकता है। ठीक। और सर DDC का पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूट करेगी, मतलब लाइक IAS अधिकारी होगा वो, या फिर नहीं, नीचे से? DDC दोनों होते हैं, BS भी होते हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी भी होते हैं, और IAS भी होते हैं। ओके, ठीक है। सर करंट में BPRO, सर एक क्वेश्चन था करंट से रिलेटेड कि अभी कुछ मतलब कुछ दिन पहले मैंने न्यूज में पढ़ा था कि BPRO मतलब कुछ ये धरना प्रदर्शन और ये सचिवालय में गए हैं, तो ये कुछ करंट इशू पूछा जा सकता था, तो वो थोड़ा डिटेल में बता देते तो क्या मैटर है?
वो मैटर इतना ही है, देखिए मैटर इतना ही है कि इसमें ये था कि विभागीय पदाधिकारी होने के नाते जो राइट्स के साथ ड्यूटीज, मतलब अगर हमें ड्यूटीज मिल रही है तो हमें राइट्स मिले, जैसा बता रहे इंसान जी की ओवरलैप करता है, तो दोनों का जो कार्य क्षेत्र है वो ओवरलैप करता है। और जहाँ पंचायती राज का जब योजनाएं है, पंचायती राज का जो भी कार्य है, तो वो विभागीय पदाधिकारी को दी जाए। इसी के कारण, इसी के लिए कि जो हम विभागीय पदाधिकारी हैं तो वो कार्य हमें करने को मिले, ओवरलैप उसमें क्यों हो रहा है, इसी को लेके मतलब बीपीआर लोग वहां पे गए थे। सर ये लोग प्रमोट करके क्या बनते हैं? प्रमोट करके एडीपीआरओ बनते हैं। इससे पहले एक लेक्चरर का भी पद है। लेक्चरर वो जो डीपीआरसी होता है, जिला पंचायत संसाधन केंद्र, डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर, उसमें प्रशिक्षण देना होता है, तो उसके प्रिंसिपल होते हैं। तो लेक्चरर बनते हैं, लेक्चरर के बाद एडीपीआरओ है, एडीपीआरओ के बाद एसीईओ है, जो अभी हम बात कर रहे थे सीईओ का, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। तो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के जस्ट नीचे जो होते हैं एसीईओ होते हैं, तो सारा काम एसीईओ ही देखते हैं। सीईओ तो है लेकिन वो देखते हैं एसीईओ ही। तो वो प्रमोशन होता है, तो पहले बीपीआरओ होता है, बीपीआरओ के बाद लेक्चरर, लेक्चरर के बाद एडीपीआरओ, एडीपीआरओ के बाद एडीपीआरओ कम एसीईओ, उसके बाद डीपीआरओ। ठीक है, बीपीआरओ, लेक्चरर, एडीपीआरओ कम एसीईओ, उसके बाद आपका डीपीआरओ, डीपीआरओ के बाद फिर विभाग, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। सर बीपीआरओ जो होते हैं सर, तो पंचायत में जो एक स्वास्थ्य समिति भी होती है, उसमें कुछ काम होता है इनका? क्या क्या सर पंचायत में जो स्वास्थ्य समिति होती है एक पीएससी लेवल पे, हाँ, सदस्य होते हैं। और जैसे अभी कार्यक्रम चल रहा था टीबी उन्मूलन वाला, टीबी उन्मूलन में भी प्रखंड प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं बीपीआरओ, ये दोनों संयुक्त रूप से जांच करते हैं। अभी वर्तमान में हमारे प्रखंड में भी एक पंचायत को मिला है जहाँ पे टीबी मुक्त पंचायत घोषित किया गया है, तो उसमें निरीक्षण किया जाता है सभी को दवाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सभी जो अभी निश्चय जो कार्यक्रम है तो उसके तहत, तो उसमें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जो प्रखंड पे स्तर पे होते हैं और बीपीआरओ, संयुक्त रूप से जांच होता है, संयुक्त रूप से मॉनिटरिंग होती है। और बाकी कोई भी योजना हो, जैसे कि मान लिए जनसंख्या स्त्रीकरण, जनसंख्या पखवाड़ा चलता है जो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक, तो उसमें भी होता है कि बैठक की जाती है, मोटिवेट किया जाता है, तो सहयोग रहता है, वो समन्वय के साथ चलता है। तो जहाँ पे जनप्रतिनिधि का बात होता है तो बीपीआरओ को इन्वॉल्व किया जाता है, तो उससे कोऑर्डिनेट करके उस चीज़ को सही कराए। जैसे आयुष्मान कार्ड का ही था, तो मुखिया लोग के साथ बैठक करके, वार्ड लोग के साथ बैठक करके, सरपंच लोग के साथ बैठक करके, बीडीसी है, सभी से साथ बैठक करके कि जो भी विभाग की सरकार की योजनाएं है, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उसको ग्राउंड स्तर पे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ये सब होता है। तो जनप्रतिनिधि का जहाँ पे सहयोग हो, सहयोग लिया जाता है बैठक करा करके। थैंक यू सर। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये आपका 3 पद हो गया जो बीपीएससी से। चौथा पद अभी एलईओ है और ब्लॉक मैंडेटरी वेलफेयर ऑफिसर, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर, अब तो ब्लॉक SC/ST ऑफिसर भी आ गए हैं। तो ये 3-4 पद है। पहले हम एलईओ पे बात कर लेते हैं। एलईओ श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी होते हैं। इस बार तो पद नहीं है लेकिन फिर भी जानकारी रख लीजिए। इसके पास ईवी लेवल 7 का पद है, इसके पास भी गाड़ी है और प्रखंड में बैठते हैं। इसमें जो भी श्रम विभाग से संबंधित कार्य है उसको करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जहाँ पे अगर 18 वर्ष से 15 वर्ष से कम जहाँ पे बाल श्रम का बात होती है उसकी निगरानी करना, अगर कहीं लग रहा है। सर एलईओ हाँ, का एलईओ तो का हम बात कर रहे हैं। पोस्ट है इस बार। एलईओ का शायद पोस्ट है सर। पोस्ट है? यस सर वो नॉन गजेटेड करके एक पोस्ट है लेवल 7 में। क्या नाम है सर? है लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर का है सर। लेबर 30 के अराउंड सीट है इसमें। सीट है? अच्छा बता दे रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ देखिए उसका क्या क्या काम है, बहुत सारा काम। जैसे एक काम आपका है, हाँ नॉन गजेटेड ही है बीपीआर। देखिए 3 एलईओ, बीपीआरओ और एमओ, ये 3 पोस्ट नॉन गजेटेड है।
बीपीएससी से अभी जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसमें अभी 3 पोस्ट अनगस्टेड है। सर म्युनिसिपल ऑफिसर एमओ है। एमईओ नहीं, एमओ मतलब आपका ये मार्केटिंग ऑफिसर, आम भाषा में बोल देते हैं एमओ, लेकिन उसका नाम है सप्लाई इंस्पेक्टर। बीपीएससी की भाषा में सप्लाई इंस्पेक्टर है, आपूर्ति निरीक्षक। तो अभी सप्लाई इंस्पेक्टर, बीपीआरओ, एलईओ ये तीनों नॉन गस्टेड है। हालांकि बीपीएससी जो भी नियुक्ति है गस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, हम लोग श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी पे बात कर रहे थे, एलईओ, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इसमें क्या है कि एक तो इनका काम है ई श्रम कार्ड बनाना। जो भी संबंधित उस ब्लॉक के जो भी ग्राम पंचायत आते हैं उसमें जो भी मजदूर हैं, तो एक ई श्रम कार्ड बनता है, वो बनवाना होता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करना, इसका कार्य है। दूसरा हो गया बाल श्रम उन्मूलन। जहाँ जहाँ लगता है कि बाल श्रम, जहाँ पे दिक्कत हो रही है, अगर किसी दुकान में, किसी फैक्ट्री में, तो छापा मार सकते हैं और उसको कैप्चर करके उसको मुआवजा दिया जाता है, कुछ प्रोविजन होता है। बिहार राज्य प्रवासी दुर्घटना अनुदान योजना, अगर बिहार के बाहर अगर घटा है, मैं बंद कर दे रहा हूँ 1 सेकंड। मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना है, उसमें भी इनका ये होता है कि अगर बिहार से बाहर डेथ हुआ है, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए और सीओ से लिखवाना होता है, पारिवारिक घोषणा पत्र, ये सब लिखा करके उसको आश्रित प्रमाण पत्र होता है, उसको भी लगभग 1 लाख 1.5 लाख रुपया मिलता है। तो इसमें 3-4 योजना ध्यान रखेंगे। ई श्रम कार्ड है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करना, बाल श्रम उन्मूलन का कार्यक्रम करना, एवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड लेबर। इसके अलावा बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना है। तो ये 3-4 योजना है, और जहाँ जहाँ आपको लगता है उसको, तो मीटिंग भी लेते हैं बीपीआरओ वीडियो के सहयोग के साथ। मीटिंग करा करके जो भी मिशन होता है, जो भी कार्य होता है, उसको पूरा किया जाता है। पीडब्ल्यूओ का कार्य क्या है, ठीक है, इसमें इतना ही है। बाकी ये गाड़ी इसके पास है, गाड़ी मिला हुआ है इनको, ठीक है। लेवल 7 सर इसमें लेबर का डोमेन क्या है, लाइक फैक्ट्री वर्कर्स या फिर लाइक जो एग्रीकल्चर वर्कर्स? उस पंचायत में जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर वो मनरेगा में है कोई, तो मनरेगा वाले को भी ये मॉनिटर करेंगे? नहीं, मॉनिटर इनको नहीं करना, इनको ई श्रम कार्ड बनवाना है। मॉनिटर ये करना है कि किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान में, या हाँ, अगर मनरेगा वाले का सरकारी कार्य भी हो रहा है, उसमें अगर लग रहा है कि उल्लंघन हो रहा है बाल श्रम का, ऑफ कोर्स तो कर सकते हैं, मतलब ये क्या इन्वेस्टिगेट। हाँ, क्या बताइए सन्नी? ये सर लेबर इंस्पेक्टर के नाम से भी जाना जाता है या लेबर इंस्पेक्टर अलग है? नहीं, मैं बता दे रहा हूँ उसका हायरार्की, ठीक है। एलएस हो गए, एलएस के बाद एलईओ है, एलईओ के बाद बनते हैं एलएस, ठीक है, लेबर सुपरिटेंडेंट, श्रम अधीक्षक। उसके बाद होते हैं आपका एएलसी, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, जो कि कमिश्नर में बैठते हैं। उसके बाद होते हैं डीएलसी, डिप्टी लेबर कमिश्नर। शायद डीएलसी से पहले होते हैं, एक बार थोड़ा सा देख लेना होगा। डीएलसी के बाद एएलसी है, ठीक है। एलएस, एलईओ, एलएस, डीएलसी और एएलसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी में जो भी कल्याण विभाग की जो भी योजनाएं हैं उसको निगरानी कराना, जैसे कि आपका छात्रवृत्ति से संबंधित हो, आवास होता है, अंबेडकर आवास होता है, या जहाँ SC/ST आवास होता है वहाँ पे भी, या एकलव्य विद्यालय है, उसका भी कंसेप्ट है। तो ये सब का भी देखरेख कौन करते हैं? प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के जिम्मे होता है। लेवल 7 का पद है, और ये भी गजटेड शायद नहीं है, इनके बारे में भी गजटेड देखना पड़ेगा इनका, तो ठीक है। तो ये इनके पास गाड़ी नहीं है, और इनके जो सबऑर्डिनेट स्टाफ होते हैं वो विकास मित्र होते हैं। विकास मित्र के माध्यम से ही जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको संचालन किया जाता है। इसमें इतना ही है। अब इसी में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी भी है, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी हैं, तो वो अल्पसंख्यक से संबंधित देखेंगे। प्रखंड SC/ST वाले हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वाले हैं, तो उससे संबंधित देखेंगे। तो ये 3-4 अभी जहाँ जहाँ है वहाँ देखा जाता है, जहाँ जहाँ नहीं है
तो वहाँ वही कल्याण पदाधिकारी ही सभी का देखते हैं। जहाँ अलग अलग है, अल्पसंख्यक का अलग है, कल्याण का अलग है, तो अलग अलग देखते हैं। ठीक है, एक 2-3 योजना है, लिख लीजिए उसमें। प्रखंड महादलित मिशन समिति है, विकास रजिस्टर है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना है, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना है। ये 3-4 योजनाएं हैं जो कि अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी देखते हैं। दोनों इसमें देखिए, जब प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का बात होगा तो वो कल्याण विभाग के अंदर आएंगे। प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की बात होगी तो वो अल्पसंख्यक विभाग के अंदर आएंगे, है ना, ये अंतर। उसी तरह से मान लीजिए प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति पदाधिकारी है तो वो किसके अंदर आएंगे? अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग के अंदर आएंगे। उसी तरह से आपका बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है, तो अलग अलग विभाग का अलग अलग पदाधिकारी है। सर एक बार फिर से बता दीजिए क्या काम करते हैं ये? क्या पूछ रहे हैं आप बताइए। सर योजना एक बार रिपीट कर दीजिएगा, वो जो प्रखंड महादलित योजना विद्यार्थी। हाँ मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का जब बात आएगा तो उसमें है कि महादलित, प्रखंड महादलित मिशन समिति। इसमें क्या होता है कि उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ महादलित है उसका एक कमेटी गठित किया जाता है, विकास मित्र होते हैं और वो देखरेख करते हैं कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उस आम जन तक पहुंचे। अगर नहीं पहुंच रहा है तो उनको जानकारी देना है। विकास रजिस्टर बनाया जाता है। जो भी हमने बात किया है बीडीओ का, बीपीआरओ का, सीओ का, या जो भी अन्य विभाग की योजनाएं हैं उस योजनाओं के बारे में चर्चा करना, बताना, ताकि वो लोग लाभ ले सकें। चाहे वो पेंशन से संबंधित हो, राशन कार्ड से संबंधित हो, जन्म मृत्यु से संबंधित हो, कोई आयुष्मान कार्ड है, लेबर कार्ड है, जो भी समस्या है, जो भी कार्ड चल रहा है विभाग का, सरकार का, उसको करना है। तो प्रखंड महादलित मिशन समिति, विकास रजिस्टर, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, ये 3 योजना है प्रखंड कल्याण विभाग कल्याण पदाधिकारी का। अल्पसंख्यक का है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, शिक्षा के लिए ऋण, रोजगार के लिए लोन, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, जैसे मैंने बताया अम्बेडकर वाला है, एकलव्य छात्रावास वाला है, तो उसकी नियुक्ति जो है, अप्रूवल जो है प्रखंड कल्याण पदाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से ही होती है। बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम ये तो है। ये 3 है, अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना, अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। ठीक है सर, जैसे इनका जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप वाला रहता है माइनॉरिटी का, तो ये क्या बीडीओ के अधीन नहीं आता है? क्योंकि बीडीओ तो ये भी काम करते हैं कि वो स्कॉलरशिप दिलवाना या ग्रांट करना। नहीं, तो प्रत्येक विभाग ये प्रयास कर रहा है कि जो हम अपना विभागीय पदाधिकारी नियुक्त कर रहे हैं ताकि कोऑर्डिनेट करने में आसानी हो, है ना। वो क्यों चाह रहे हैं वैसा? इसलिए चाह रहे हैं, अब प्रत्येक विभाग अपना पदाधिकारी क्यों चाह रहा है प्रखंड में हो, ताकि कम्युनिकेट करने में आसानी हो जो भी योजना है। क्योंकि अब काम जो हो गया पहले वाली काम नहीं है, अब मंत्रालय से भी लेटर निकलेगा तो 2 घंटे में प्रखंड पहुंच जाएगा लेटर। अच्छा, उसको आपको एग्जीक्यूट कराना है। विभागीय पदाधिकारी इसलिए नियुक्त किया गया है कि विभागीय जो भी योजनाएं हैं वे समीक्षा की जाती है। सारा काम बीडीओ के जिम्मे, सीईओ के जिम्मे नहीं दिया जा सकता है, इसलिए विभागीय पदाधिकारी की नियुक्ति की जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कि प्रोफेशनल और स्किल्ड ऑफिसर को लाया जाए। इसलिए बीपीएससी से भी नियुक्ति की जा रही है ताकि काम को समय पे निपटारा किया जा सके, इसीलिए। ठीक है, इसलिए काम का जो है अब डिसेंट्रलाइज हो रहा है। पहले सारा काम बीडीओ सीईओ ही देखते थे, लेकिन अब काम को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, इसीलिए कि काम जल्दी हो, तुरंत निपटारा हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े। सर एक बीएलडब्ल्यू पोस्ट है सर, वो भी सीईओ बन जाता है। बीएलडब्ल्यू अब नहीं बनेगा ना, उस समय पोस्ट नहीं था, आरओ नहीं आता था, कैडर नहीं था अपना, तब थोड़ी बनेगा। अब तो इसे आप इसमें देखिएगा तो जनसेवक एक होता था, जनसेवक बोलते हैं, एक बोलते हैं ग्राम रक्षा दल, जीडीएस। ठीक है, तो दलपति बोलते हैं उसको। वो 8वीं पास हुआ करते थे। अब ऐसा प्रावधान नहीं है था।
8वीं पास हैं वो बन गए हैं बीपीआरओ। पहले बनते थे, अब नहीं बनते हैं। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हें कुछ पूछना है कि नहीं को? आगे बढ़े, चलिए आ जाते हैं सप्लाई इंस्पेक्टर पे। लास्ट कर लेते हैं यार। रुपेश सर क्या करें यार, कल किया जाए? 2-3 पोस्ट बचा है, इसमें सीडीपीओ है, मार्केटिंग ऑफिसर है, बीओ है। हो गया। इनका क्वेश्चन लेकर के फिर ऑफ कर लिया जाए। सर मद्य निषेध अधीक्षक जो है ना उसके प्रोफाइल के बारे में बताते हैं। बताइए, कोई बताइए। इससे पहले हमने क्लास में चर्चा की है, कोई बताइए। सर उसके हाइट के रिगार्डिंग ही सवाल किया था मैंने सर से पहले भी। सवाल तो ठीक है, इसका आंसर बताइए कोई। सर लेवल 9 का पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग है, और इसका अलग ही विंग है जो कि इसने एसआई अपॉइंटेड है। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म भी इनके ऊपर ऑप्शनल है, मतलब रह सकता है। और मेले इंस्पेक्शन और नाकाबंदी पे इनका पोस्टिंग है, जो कि दारू पकड़ना या फिर प्रोहिबिशन अवैध जहाँ पे अवैध शराब की बिक्री हो रही है या पे कहीं पे भी मान लिए अगर लग रहा है कि सर। और ये एक और इसमें था कि ये लाइसेंस इशू करने का भी पावर इन्हीं के पास है। लाइक लाइसेंस इशू करने का लाइक अभी तो बंद है, लेकिन अगर भविष्य में चालू होता है तो उस समय हुआ करता था। अच्छा। सर सैलरी क्या होता है इनका? सैलरी लेवल 9 का है तो 85 प्लस है। सर मेनली इनका रोल तो फिर पॉलिसिंग रोल हो गया। खुद का इनका कांस्टेबल होता है, एसआई होते हैं, एक्साइज एसआई भी नियुक्त किया थी अलग से। हाँ बताइए, स्वतंत्र होते हैं काम करने के लिए। सर स्वतंत्र होते हैं इनका सर प्रोविजन हो गया टोटली। सर प्रोविजन अगर खत्म हो गया तो इसका इंपॉर्टेंस रहेगा पोस्ट का? आपको लगता है कि प्रोविजन खत्म हो जाएगा जब तक नीतीश कुमार रहेंगे? मान लीजिए अगले साल ना रहे। हाँ अच्छा, नहीं तो ऐसा नहीं है। तो सबसे अच्छी बात है कि आपका इंटरफेरेंस कम है, इंडिपेंडेंट विंग है। जिला स्तर पे आपको इंडिपेंडेंट, आप डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट बन रहे हैं। आप समझिए कि डीपीआरओ बनने के लिए या डीसीएलआर बनने के लिए उतना छोड़िए ना, एपीओ होता है, असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर, या आपका जैसे मैंने बताया एसईओ, सब इलेक्शन ऑफिसर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी जो हैं डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर बनने के लिए 7-8 साल वेट करेंगे तब जाके बनेंगे। आपको डायरेक्ट अलग डिपार्टमेंट मिल रहा है और इंडिपेंडेंट मिल रहा है, ये बहुत बेहतर है। सर ये सिविल पोस्ट है, इसमें डीएसपी जैसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं है? नहीं कोई क्राइटेरिया नहीं है, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन हाइट का में भी नहीं है, ऐसा तो जिक्र नहीं है। नहीं हाइट नहीं है, जिक्र नहीं है। जिक्र नहीं है। इसमें आर्म्स इशू होता है क्या? क्या आर्म्स इशू होता है क्या इसमें, इस पोस्ट में? क्या इशू होता है? आर्म्स नहीं आर्म्स का तो डीएम सर के पास होता है। अच्छा वो गन वाला बोल रहे हैं क्या? गन मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ वही पूछ रहे हैं, इनको गन मिलता है कि नहीं मिलता? अच्छा। नहीं तो अधीक्षक है तो जैसे सिविल, लेकिन गन सुपरिटेंडेंट को तो कभी मैंने देखा नहीं। अब लेकिन एक्साइज जो एसआई होते हैं उन लोग के पास होता है। लेकिन सर इनका पुलिस ट्रेनिंग भी तो होता है, आई थिंक पुलिस हाँ ट्रेनिंग रखते होंगे। हाँ होता होगा, बिल्कुल होता है। हाँ बताइए रुचिका क्या पूछ रही है? सर इसमें पूछ रहे थे कि नाइट ड्यूटी मोस्टली होता है क्या, या फिर कैसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है वो देखिए, लेकिन आप पकड़िए कब अवैध जो शराब की जो बिक्री होती है या आवाजाही होती है वो सामान्यतः रात में ही होती है, नाइट में ही होती है। तो नाइट, और दूसरी बात है कि जो बैठक होगी डीएम सर की, समीक्षा की जाएगी तो पूछा जाएगा कितना शराब पकड़े, कितना शराब नष्ट हुआ। लेकिन सर जो लोग ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं तो कभी उसको ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेता है, कभी कांस्टेबल पकड़ लेता है, तो ये प्रोहिबिशन वाले तो दिखते ही नहीं कहीं पे। मतलब तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनका लिमिटेशन बस छापामारी करना है, उस तरीके का काम है। तो उसमें तो सहयोग चाहिए ना, जो सामान्य पुलिस है और
मद्य निषेध विभाग का, दोनों का तो कोऑर्डिनेशन चाहिए ही ना। मान लिया कोई पकड़ के हैंडओवर कर देते हैं, ऐसा होता है? नहीं, ये भी करते हैं, जांच भी चलती है, हैंडओवर भी करते हैं, डिपेंड करता है हमारे उनके कैपेसिटी का है या बाहर का है। मान लिए अब जैसे थाना एफआईआर कर सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं सर ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब थाना पकड़ा है, अब कोई थाना पकड़ा है तो मान लिया एक्साइज डिपार्टमेंट के पास ही है ना वो मशीन, जो भी मशीनें हैं, एडवांस मशीनें हैं, किस लेवल का है, उसको कहाँ डिस्ट्रॉय करना है चीजें, तो सब तो कोऑर्डिनेट तो मिलकर ही करते हैं काम। सर तो ये एफआईआर करके फिर पूरी अनुसंधान भी कर सकते हैं और नहीं, ये ना अनुसंधान जनरली देखिए, अनुसंधान जनरली वही करते हैं, जाते हैं कि हमने पकड़ा था, इतना पकड़ा था, उसमें बताएंगे क्या कैसे घटना घटी थी, तो फिर ये थाना से कोऑर्डिनेट करेंगे। बिल्कुल। सर नोटिफिकेशन में तो इसके हाइट के बारे में, फिजिकल रिक्वायरमेंट के बारे में कोई मेंशन नहीं है, लेकिन लॉजिकली सर अगर जो पॉलिसिंग फंक्शन है इसका, तो सर होना चाहिए क्या रिक्वायरमेंट? नहीं तो हाइट का नहीं है तो फिर दिक्कत ही नहीं है ना, निश्चिंत रहें। लेकिन सर जो उत्पाद, ये तो अलग हो गया। क्या बताइए? जो उत्पाद सिपाही वाली दौड़ चल रही है अभी झारखंड में, तो वो इन्हीं के कैटेगरी रहते हैं। हाँ, एक्साइज डिपार्टमेंट वही है, फिजिकल फिटनेस वगैरह सारा कुछ देख रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल, जो एसआई का होता है और आपका कांस्टेबल का होता है तो वही प्रक्रिया होती है। वो सिपाही और कांस्टेबल है, लेकिन इनको दौड़ना थोड़ी है, इनको नहीं दौड़ना है। ये तो ऑफिसर है ना, वो भी लेवल 9 का ऑफिसर है। इससे अच्छा पद अभी जिला स्तर पे कोई नहीं है। इंडिपेंडेंट विंग मिलना आपको पहली पद में, फर्स्ट प्रमोशन में, मतलब फर्स्ट ड्यूटी ज्वाइनिंग में, तो ये बहुत अच्छी बात है। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट नहीं सोच सकते सर इसके लेवल? वो भी अच्छा है, मतलब इंडिपेंडेंट विंग है उनका भी। हाँ बिल्कुल, उनका भी है। उनकी तो अच्छी बात है कि उनके पास तो यूनिफॉर्म भी है। ठीक है, डीवाईएसपी से भी बेटर है या फिर उससे कम ही है सर? अब ये तुलनात्मक जब बात करिएगा, देखिए अब डीवाईएसपी जब भी आप मान लिया आप बात करिएगा कि सामान्य प्रशासन का जो भी कार्य होता है, तो जहाँ पे आपको राइट्स मिल रहा है तो फिर तो ड्यूटीज बढ़ेगी ना। राइट्स कम है तो ड्यूटीज कम है। यस सर। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट का, होमगार्ड का तो ड्यूटीज, उसमें राइट्स कम है, ड्यूटीज भी कम है। डीवाईएसपी के पास राइट्स भी अधिक दिए गए तो ड्यूटीज भी अधिक है ना। वर्क लाइफ बैलेंस वो आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं, अपने आप को पूरा एक्सपोजर देना चाहते हैं लाइफ में, चाहते हैं अधिक से अधिक लो, तो आपके ऊपर है। पब्लिक इंटरेक्शन का जॉब है, आप लोगों का भलाई करना चाहते हैं, अपना होता है कि सेटिस्फेक्शन मिलता है, कॉन्साइंस, तो आपका ऊपर है ना कि आप क्या चाहते हैं। यस सर। तो इसलिए आपके ऊपर है, कितना लिखे हैं, कितना नोट डाउन किए हैं, तो आपके ऊपर है। अब आप कैसा जॉब चाहते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं, अपना ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर चाहते हैं कि अच्छा एक्सपोजर हो। अब होता है किसी को भाई बहुकाली चाहिए तो डीवाईएसपी बनेगा, किसी को चाहिए कि हमको नहीं शांत जीवन चाहिए, बीएफएस बनेंगे। तो अपने ऊपर है। किसी को चाहिए कि नहीं हमको ग्रामीण स्तर पे करना है काम, प्रखंड स्तर पे चूज करेंगे पद। किसी को चाहिए कि सीईओ बनना है, तो अपना अपना चॉइसेस क्या है, बाकी हम बताएंगे। इंडिविजुअल इंटरेक्शन के साथ ही बता दिया जाएगा कि कौन कौन सा पद अगर आप जो लेंगे उस हिसाब से क्या बेनिफिट्स है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मैं अपना भी बता दूंगा कि क्या होना चाहिए प्रेफरेंस, बाकी एज योर चॉइस, आप क्या लेना चाहेंगे। 2-3 चीज का ध्यान रखें। पहला कि जितने भी पोस्ट प्रेफरेंसेस पे क्लास हुए हैं, इतना डिटेल क्लास किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं होता है, आप कहीं भी जाके पता कर सकते हैं। पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है, उसको एक एक करके हर वीडियो को फिर से देखें अगर ठीक से नहीं देखें। जिनका भी एडमिशन है सबको रिकॉर्डिंग वीडियो अवेलेबल है, उसको देखें, देख के उसको नोट करें बाकायदे कि पोस्ट के बारे में क्या क्या बताया गया है, कौन कौन सी योजना बताई गई है। जब आप डिटेल में उस चीज़ों को नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने में आसानी होगी, चीज़ों को समझने में आसानी होगी। नहीं तो फिर बार बार आप क्वेश्चन ही पूछते रह जाएंगे।
सर हम ये करें, हम वो करें, ठीक है। दो चीज है, आप दो चीज है उसमें क्या होता है ना कि आप हम लोग जब पद का चयन कर रहे थे तो पोस्ट प्रेफरेंस अच्छी रैंक होने के बावजूद भी आपको नीचे वाला रैंक से नीचे वाला पद से संतुष्ट करना पड़ता है। उस समय होती है कि सिर्फ नौकरी लग जाए, लेकिन अब पता चलता है कि आप सही पद के लायक थे, इससे अच्छा पद मिल सकता था, लेकिन अच्छी जानकारी नहीं थी कौन सा पद क्या है, तो आदमी वो गलती में चूज कर लेता है। तो वो ये ना पछतावा रह जाए कि ये चूज कर लिया होता तो ज़्यादा बेहतर होता, तो जानकारी होती तो जानकारी नहीं थी उतनी, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। छह क्लास हो गया, पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर ही 6 क्लास चल गया, अभी खत्म नहीं हुआ, 1 आध क्लास और चलेगा आपका। इसलिए इतना डिटेल में पढ़ाया ही जा रहा है ताकि आप बाद में आपको पछतावा ना हो कि मेरा रैंक कितना अच्छा था, उसके बाद में मैंने गलत पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया और उसके कारण आज हमको छोटे पद से संतुष्ट होना पड़ रहा है, या आपके मन के इच्छा के हिसाब से वो पद नहीं मिल पाया। इसलिए आप जरूर इसको सीरियस लें। एक एग्जाम कंडक्ट होने में 2 साल लगता है, अब हमेशा आपके साथ लक, फॉर्च्यून और टाइम साथ हो, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अगली बार पीटी निकलेगा, मेंस निकलेगा, इसकी भी कोई गारंटी है कि नहीं, वो तो पता भी नहीं है ना। इसलिए इस बार निकला है तो इस बार इसको यूज करें। 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर का फासला होता है। हाँ बताइए राहुल जी। हाँ सर, बस मेरा एक डाउट था सर कि यूपीएससी के लिए किसी पोस्ट में स्कोप है क्या, मतलब फर्दर प्रिपरेशन के लिए? वो तो आपके ऊपर है, मतलब हेक्टिक वर्क को छोड़ दीजिए तो बाकी आप कर सकते। जैसे मान लीजिए डीवाईएसपी है तो उसमें तो पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नहीं सर, पुलिस जॉब के लिए तो मैं वैसे भी हाइट नहीं है सर, तो इसलिए मैं स्पेसिफिकली वो क्या बोलते हैं मध्य निदेशक के बारे में पूछ रहा था आपसे। नहीं तो मुझे तो अच्छा पद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हेक्टिक तो बस वही कि आप चाहिए कि जो भी आपका ड्यूटी मिलेगा तो आपको उसी में समय निकालना होगा, 4 घंटे 5 घंटे सारा काम है। वो पहले है सर, वो पहले वाली चीजें, हाँ पहले वाली चीजें नहीं रहेगी कि आप चाहिए कि आराम से आपको वही 4-5 घंटे ही मिलेंगे। हाँ डिवाइस पे ज़्यादा हेक्टिक है, लेकिन तो उसके अनुसार उसका आपका रिकॉग्निशन है, सम्मान है, संतुष्टि है, बाकी चीज़ें की बैलेंस की जा सकती है। तो मतलब लगभग सब में सेम ही है सर, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिवाइस को छोड़ दीजिएगा तो। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके, एंड करते हैं फिर अब। ठीक है, एक लास्ट क्लास हम लोग लेंगे, बाकी फिर उसके बाद ओके थैंक यू। एफएओ का भी डिस्कस कर लिया जाएगा। थैंक यू सर। सीडीपीओ, हाँ कल सीडीपीओ एफओ का हम लोग लास्ट कर ही लेंगे। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर।